वास्तु में जो साउथ का डायरेक्शन होता है वहाँ पे बहुत पैसा होता है और ये चीज़ देखा भी जाता है। जैसे साउथ दिल्ली का, साउथ गोवा के हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बॉम्बे बोले तो वहाँ पे पैसे का जो आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा अच्छा, इकोनॉमी वहाँ की ज़्यादा अच्छी है। उसकी ज्योग्राफी का उसका असर है। लिक्विडिटी है आपको साउथ से मिलती है, पर लिक्विडिटी आएगी कैसे? जब आपके पास काम आएगा। काम आपके पास कैसे आएगा? जब आपका नॉर्थ स्ट्रांग होगा। तो वास्तु का जो प्रिंसिपल है वो दोनों 180 डिग्री के आधार पे कार्य करता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी तभी आप कार्य करेंगे, तभी आपके पास पैसा आएगा। तो अगर हम सिर्फ ये बोले कि साउथ से पैसा आता है, वो कुछ हद तक सही भी है लेकिन कुछ हद तक गलत भी है। कोलकाता में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। पेंटिंग्स की बात करें, स्कल्पचर्स की बात करें, एक्टर, डायरेक्टर्स वगैरह सब वहां से निकल के आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, जब वो थोड़ा सा छोटा ही होता है तो उसे एक कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर डाला जाता है। चाहे वो उसको आर्ट के अंदर डाला जाए, चाहे उसको सिंगिंग के अंदर डाला जाए, चाहे उसको म्यूजिक के अंदर डाला जाए। तो बचपन से उसके अंदर एक बीज डाला जाता है। तुम्हारे अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर होनी चाहिए। यही वजह है कि जब वो बीज धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो एक बड़े बड़े वृक्ष का नाम ले लेता है। वो या तो पोएट बनेगा या वो सिंगर बनेगा। अगर वो इस फील्ड में नहीं भी जा रहा तो भी आपको वहाँ के हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई आर्टिस्टिक फीलिंग जरूर मिलेगी उसके अंदर। दोस्तों, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु से जुड़े हुए दिशाओं और उससे जुड़े हुए हम पंच तत्वों की बात करते हैं। किसी वास्तु का अच्छा होना या खराब होना इन पंच तत्वों के बैलेंस या इम्बैलेंस के कारण होता है। आज हम वास्तु को एक अलग ही, एक वाइडर एंगल से समझेंगे कि कैसे जो है किसी शहर का या किसी देश का भूगोल उसके वास्तु पे क्या इम्पैक्ट करता है और क्या वजह होती है कि उस वास्तु के इम्पैक्ट के कारण जो है कोई शहर जो है किसी खास डोमेन में जो है थ्राइव करता है। तो आज इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वास्तु ज्योतिष से आचार्य त्रिलोक सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रवि जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। आपका जो एक जो आपने इशू उठाया है, एक जो मुद्दा उठाया है कि कैसे किसी देश का भूगोल या कैसे किसी शहर का भूगोल वास्तु को प्रभावित करता है। जनरली ये देखा गया है या जितना मैंने स्टडी किया है, लोगों की बात सुनी है, तो सभी लोग अपने घर के लिए या अपनी बिल्डिंग के लिए या अपने व्यवसाय के लिए या अपने फैक्ट्री के लिए वास्तु की बात करते हैं। पर वास्तु अपने आप में बहुत ही वाइड एक एंगल है। वो ना सिर्फ देश को प्रभावित करता है बल्कि छोटे छोटे शहरों को, घर के साथ साथ छोटे छोटे शहरों को, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को भी प्रभावित करता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी श्रोतागण हैं वो इस चीज़ को एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी उनको कि वो जिस देश में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं, क्यों वो शहर इतना ग्रो कर रहा है, और उसी दृष्टिकोण से वो अपने घर का वास्तु भी देख सकते हैं, देख पाएंगे और उसको प्लान कर सकते हैं कि अगर उन्हें वो प्रमोशन चाहिए, वो ग्रोथ चाहिए अपने शहर के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। शहरों के बारे में बात करने से पहले मैं अपने देश के बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे हमारे देश का जो ज्योग्राफी है, जिस तरह से ये लोकेटेड है, और उसका क्या प्रभाव जो है वास्तु पे है, जिस वजह से ना सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी लोग जो है स्पिरिचुअलिटी के, मन की शांति के लिए आते हैं। ऐसी बहुत सारी आपको हॉलीवुड मूवीज़ मिल जाएंगी जहाँ पे ये दिखाया गया है कि लोग शांति पाने के लिए जो है देश के कुछ शहरों में आते हैं। तो इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो भारत जो देश है, स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग देश है अपने आप में। आपने सही कहा कि बहुत दूर दूर से, देश के कोने कोने से, अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए आते हैं। चाहे वो हॉलीवुड स्टार्स हों, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, चाहे वो स्टीव जॉब्स की अगर हम बात करें, या अगर हम और एप्पल फाउंडर की बात करें, तो वो सभी लोग यहाँ पर आए हैं स्पिरिचुअलिटी को गेन करने के लिए। वजह इसकी बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो हिमालय की मौजूदगी है, यहाँ पर जो वाटर एलिमेंट का जो कंपोनेंट हमारे देश को ऑलमोस्ट 3 तरफ से घेरता है, और एक तरफ जो हिमालय की अवेलेबिलिटी है वो स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करती है। तो भारत जो है शुरू से आकर्षण का केंद्र रहा है। पूरे वर्ल्ड में भारत का आकर्षण अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और स्पिरिचुअलिटी उसमें सबसे ऊपर है। जी बिल्कुल। और आपने बात की स्टीव जॉब की, इसके अलावा मार्क जकरबर्ग, अब हॉलीवुड स्टार्स भी गए। तो स्पिरिचुअलिटी की बात कर ही रहे हैं तो बनारस जो है बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, बहुत ही पुराना शहर कहते हैं।
ठीक है। मैं एक बार पहली बार मैं घर से निकला था घूमने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ में, तो मैंने देखा बहुत सारे फॉरेनर्स मैंने वहाँ पे देखे वहाँ पे। तो वहाँ ये क्या वजह है, मतलब कि जो बनारस इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली आप कह सकते हो कि इंक्लाइंड है? बिल्कुल सही कहा। बनारस जो है अपने आप में स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग शहर है। इसकी 2-3 मुख्य वजह हैं। सबसे पहली वजह ये है कि ये बहुत ही पुरानी सिटी है। स्वयं काशी विश्वनाथ यहाँ पर विराजित हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी में सबसे ऊपर हैं, जिनको पूछने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। साथ ही साथ जो इसकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ इसकी ज्योग्राफिकल एरिया है, ये प्रॉपर पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में शहर पड़ता है। और नॉर्थ ईस्ट जिसे ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण अपने आप में वास्तु की दृष्टि से या और दृष्टि से स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है। तो बनारस का वहाँ होना और साथ में स्वयं गंगा नदी का वहाँ होना स्पिरिचुअलिटी को और भी ज़्यादा बूस्ट करता है, उसको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। यही वजह है कि देश के कोने कोने से लोग चाहते हैं कि उनका अंतिम समय जो है या उनका अंतिम संस्कार जो है या उनका जो अंतिम यात्रा है वो इसी शहर से निकले। मोक्ष प्राप्ति के लिए यही शहर है, जिसे कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं, यहाँ पर अगर आपकी अस्थियां भी अगर विसर्जित हो जाती हैं तो यकीनन आप मोक्ष की राह पे चल पड़ेंगे। तो आपने कहा ईशान कोण जो है स्पिरिचुअलिटी का डायरेक्शन है, तो कोई इंसान अगर अपने घर की बात कर लेते हैं, घर में स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ रहा है, वो कनेक्ट करना चाह रहा है, तो ऐसे क्या बदलाव वो घर में कर सकता है अपने? देखिए, सबसे पहले तो यह ज़रूरी है कि मतलब ये प्रेफर किया जाता है कि आपके घर का जो मंदिर है, जो पूजा की दिशा है, वो नॉर्थ ईस्ट में आप बनाएं। नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो है आपके माइंड में क्लैरिटी देती है। वास्तु की दृष्टि से उस दिशा को जो है थोड़ा सा नीचे रखा जाता है, ताकि वहाँ से जो है हवा का फ्लो या आपकी प्राणिक एनर्जी का जो फ्लो है वो वहाँ से चले। तो नॉर्थ ईस्ट से जब वो प्राणिक एनर्जी चलती है, वो बिल्कुल हमारे वास्तु पुरुष के सर के हिसाब से काम करती है। आपके जो प्राणिक एनर्जी है आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए बाकी रूट चक्र तक जाती है। तो जब वहाँ से एनर्जीज, वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वो आपके माइंड को सबसे पहले क्लैरिटी देती है कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। यदि आपके सामने ये क्लैरिटी सामने आ जाती है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको एक दिशा मिल जाती है, तो वही जो है आपको आगे बूस्ट करती है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको अपने जीवन में क्या चाहिए और आपको अपने सराउंडिंग्स में क्या चाहिए, आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यही वजह है कि ईशान कोण में मंदिर होना सबसे अच्छा माना गया है। यहीं पर आपको जो है सबसे ज़्यादा माइंड की क्लैरिटी मिलती है। तो स्पिरिचुअलिटी में जो लोग जाना चाहते हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट को इन्हांस कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट को इन्हांस कर, इसको कैसे इन्हांस करेंगे ये हम आगे जानेंगे। अभी हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी से, हम बात करेंगे शिक्षा की तरफ बात करेंगे। मैं बिहार से आता हूँ, ठीक है, और बिहार में हमारे तरफ अक्सर ये होता है कि 10th करने के बाद या +2 करने के बाद जो है लोग अपने आगे हायर एजुकेशन की तैयारी करने के लिए जो है कोटा जाते हैं, है ना। कोटा में जैसे एलन है ना, बिल्कुल वहाँ पे। तो कोटा किस तरह से एजुकेशनल हब कैसे बना, उसकी ज्योग्राफी ने कैसे उसके वास्तु को इस तरह से इन्हांस किया कि वो एक एजुकेशनल हब बन गया, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, बिल्कुल सही है कि वास्तु ना सिर्फ घर के लिए बल्कि किसी सिटी के लिए भी उसी तरह से कार्य करता है। अगर हम बात करें, जैसे आप बिहार से आए हैं, बिहार से या आपके जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं यूपीएससी या हायर स्टडीज़ के लिए कोटा शहर में जाते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है अपनी यूपीएससी स्टडीज़ के लिए, आईएएस स्टडीज़ के लिए या इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर हम कोटा शहर की ही अगर पर्टिकुलर बात करें, कोटा शहर राजस्थान के साउथ ईस्ट दिशा में पड़ता है। साउथ ईस्ट दिशा जो कि आपको देती है ग्रोथ, जो कि आपको देती है एलिवेशन, जो कि आपके अंदर एक एनर्जी फीड करती है, जो कि पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर एनर्जी होगी, आपके अंदर बूस्ट करने की एक चाह होगी, जो कि साउथ ईस्ट दिशा देती है, तभी आप पढ़ाई में मन लगा पाएंगे, तभी आप उसकी तरफ ग्रो कर पाएंगे। साथ ही साथ वहां पर जब चंबल नदी का जो प्रवाह है वो उस अग्नि तत्व को साथ में बैलेंस कर रहा है। तो जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, जहां एक तरफ उन्हें एलिवेट करने का एक उम्दा वो मिल रहा है कि वो कैसे बढ़े, जहां वो एलिवेट कर रहे हैं वहां पर उस जल प्रवाह का जो एक बैलेंस्ड है, जो एक कामनेस है, वो उस स्टूडेंट को मिलती है, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई में मन लगता है और उसके अंदर की चाह भी बढ़ती है पढ़ने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि जो अग्नि है,
जो हमारे पैशन को, हमारे मोटिवेशन को उसको दर्शाती है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। बिल्कुल। और जो वाटर है, जो हमारे इमोशन को, फीलिंग को, हमारे मन को जो है मतलब वो कर सकता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, यानी हमें कह सकते हैं कि बहुत क्लैरिटी देता है। ठीक है, तो ये वजह है कि वहाँ पे अगर आप जाके तैयारी करते हो तो वहाँ पे मतलब सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, यही वजह है। आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी रहेगी, आपके अंदर ग्रोथ की चाह रहेगी, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ओके। क्योंकि पढ़ाई के लिए मन का शांत होना भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं थोड़ा पैसे की बात करते हैं। पैसे में जैसे कहते हैं कि वास्तु में जो साउथ का डायरेक्शन होता है ना, वहाँ पे बहुत पैसा होता है। और ये चीज़ देखा भी जाता है, जैसे या साउथ दिल्ली के हैं या साउथ गोवा के हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, या साउथ बॉम्बे बोले तो वहाँ पे पैसे का जो आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा अच्छा, इकोनॉमी वहाँ की ज़्यादा अच्छी है। तो इससे उसकी ज्योग्राफी का उसका असर है। जी बिल्कुल, वास्तु की दृष्टि के हिसाब से ये चीज़ बहुत मैटर करती है साउथ। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हमें जाननी चाहिए कि अक्सर लोग बात करते हैं कि जो लिक्विडिटी है आपको साउथ से मिलती है, पर लिक्विडिटी आएगी कैसे? जब आपके पास बिजनेस आएगा या जब आपके पास काम आएगा। काम आपके पास कैसे आएगा? जब आपका नॉर्थ स्ट्रांग होगा। तो वास्तु का जो प्रिंसिपल है वो दोनों 180 डिग्री के आधार पे कार्य करता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी तभी आप कार्य करेंगे, तभी आप कर्म करेंगे, तभी आपके पास पैसा आएगा। तो अगर हम सिर्फ ये बोले कि साउथ से पैसा आता है तो वो कुछ हद तक सही भी है लेकिन कुछ हद तक गलत भी है। जब तक आपकी बाकी दिशाएं बैलेंस नहीं होंगी, सिर्फ साउथ दिशा आपको पैसा नहीं दे सकती। ओके। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके घर का पंच तत्व बैलेंस है या नहीं है। देश के बड़े बड़े आप कह सकते हो जो मशहूर बिजनेसमैन हैं, अंबानी जी हो गए या और भी हैं, तो गुजरात हमेशा से एक जो है आप कह सकते हो बिजनेस एक्यूमेंट के लिए बहुत जाना जाता है। इसमें वास्तु का कितना मतलब अहम रोल है, क्या करता है वास्तु इसमें? देखिए, वास्तु इसमें ज़रूर अपना अहम रोल निभाता है। अगर हम वास्तु के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो आपकी जो प्राण एनर्जी है, वास्तु की जो प्राण एनर्जी है वो नॉर्थ दिशा से और ईस्ट दिशा से चलती है, यानी नॉर्थ ईस्ट की दिशा से वो चलती हुई आती है और टुवर्ड्स साउथ वेस्ट को जाती है। तो जैसा आपने बात कही गुजरात की, तो गुजरात की अगर हम बात करें तो प्रॉपर वो वेस्ट रीजन या साउथ वेस्ट को कुछ हद तक टच करता है। तो जब एनर्जी चलती हुई आती है, जब वो वहां पर टैप करती है आपकी वेस्टर्न रीजन में जाकर के, तो वो वहां पर होल्ड हो जाती है। और साथ ही साथ अरेबियन सी जो उसको टच करता है, यानी कि जल तत्व की अवेलेबिलिटी, वो एक तरफ से तो आपको लोगों से कनेक्ट कर रहा है, आपको दूसरे देशों से कनेक्ट कर रहा है वाया सी मोड। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज वहां से आ रही हैं, साथ में लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं, आपके पास वहां से बिजनेस आ रहा है। साथ ही साथ जो एनर्जी नॉर्थ और ईस्ट से चल के आ रही है वो वेस्ट में टैप हो रही है। तो वही वजह है वो उस पर्टिकुलर शहर को बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, वो एलिवेट कर रही है उसको। ओके। और अगर हमारे जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं एंड हम चाहते हैं नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़े, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, तो अपने ऑफिस में ऐसा क्या चेंजेस कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि कर्म जो है वो सबसे प्रधान है। ऑफ कोर्स आपके मन में अगर काम करने की इच्छा है तभी आप कर्म करेंगे। ये भी जरूरी है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आए। अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए आपको आपको अपने ऑफिस में या आपको अपनी बैठने की दिशाओं का ध्यान देना जरूरी है। वास्तु जो है सिर्फ दिशा के हिसाब से काम करता है, दिशा के साथ साथ वो आपके एस्ट्रो चार्ट के हिसाब से भी काम करता है। तो हम उसको जब दोनों को मिलाते हैं तो वो एस्ट्रो वास्तु बन जाता है कि आपके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके एक कुंडली के चार्ट के हिसाब से ऐसी कौन सी दिशा है जो आपके लिए फेवरेबल है। हो सकता है साउथ की दिशा आपके लिए फेवरेबल हो, मेरे लिए ना हो, या हो सकता है मेरे लिए फेवरेबल हो वो आपके लिए ना हो। यदि आप अपने ऑफिस में साउथ की दिशा में बैठ रहे हैं तो आप ग्रो करेंगे अगर उस दिशा आपके लिए फेवरेबल है। बट गलती से अगर आपकी सिटिंग
स्पेस जो है वो साउथ में बना लिया आपने, तो आप वहां ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं, जब एस्ट्रो वास्तु चार्ट के ऊपर काम करते हैं, आपकी कुंडली के साथ साथ आपके घर का वास्तु देख करके या आपकी शॉप का वास्तु देख करके या आपकी फैक्ट्री का वास्तु देख करके, तो जब दोनों चीजें मिलती हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसी कौन कौन सी दिशाएं हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, ऐसी कौन सी दिशा है जहां पर आपको बैठना चाहिए, ऐसी कौन सी दिशा है जहां पर आपको काम करना अवॉइड करना चाहिए, कहां पर आपको अपनी मशीनरीज रखनी है, कहां पर आपको अपना फिनिश्ड स्टॉक रखना है जो कि मूव करता रहे। एस्ट्रो वास्तु, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक निकाल दिया और काफ़ी लंबा जाएगा फिर ये तो वीडियो, क्योंकि मुझे लगता है कि वास्तु मेरे घर का यहाँ का बैलेंस्ड है ना, लेकिन मेरे कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, कुंडली में दोष है जिस वजह से शायद मैं बिजनेस करूँ तो अच्छा नहीं जाए। पर मेरे जो ऑफिस है उसका वास्तु बहुत अच्छा है, उसका अलाइनमेंट बहुत सही है जो कि बिजनेस के लिए बहुत सही है। तो यहाँ पे मतलब क्या ज़रूरी, मतलब कोई एक बैलेंस होगा तो चलेगा या दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है या कुछ उसके लिए रेमेडीज भी होती हैं? देखिए, जनरली जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, जैसी आपकी कुंडली होती है वैसा आपको घर मिलता है, और जैसा आपका घर होता है वैसी आपकी कुंडली होती है। अच्छा, ये दोनों चीजें लिंक होती हैं आपस में। आपके अगर ऑफिस में कोई दिशा अगर आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो बट ऑब्वियस है, जैसा आपने पूछा कि कोई रेमेडीज कर सकते हैं, हाँ तो हाँ बिल्कुल रेमेडीज हो सकती हैं। जैसे कुंडली को देख करके हम लोग किसी पर्टिकुलर हाउस की या लाल किताब के हिसाब से खाना नंबर की या किसी ग्रह की रेमेडीज करते हैं, उसी तरह से उस दिशा की रेमेडीज करने से भी आपको कुंडली का भी फल मिलेगा और आपको वास्तु का भी फल मिलेगा। ओके, तो किसी का जो राशि होता है तो हर राशि के लोगों के लिए अलग अलग वास्तु रेमेडीज होती हैं? बिल्कुल, वास्तु जो है बहुत स्पेसिफिक होती है। अक्सर मैंने देखा है कि पॉडकास्ट पे या और सोशल मीडिया चैनल्स पे आपको रेमेडीज दी जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि रेमेडीज वो गलत हैं, रेमेडीज बिल्कुल सही होती हैं, पर क्या वो रेमेडीज स्पेसिफिक आपके लिए एप्लीकेबल है, क्या वो आपको फायदा देगी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, मतलब क्या देखना है, उसका कुंडली देखना साथ साथ में, और मतलब क्या क्या जरूरी है इसके लिए? देखिए, इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज अगर आप कुंडली की भी ले लेते हैं कि आपके लिए कौन से ग्रह फेवरेबल हैं, अगर आपको इतना भी पता चल जाता है, तो आप अगर उसके बेसिक कार्य भी करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जाने अनजाने में हम लोग जब से पैदा हुए तब से ऐसे काम करते हुए आ रहे हैं जो अपने आप में रेमेडीज हैं। मान लीजिए अगर हम सूर्य की बात करें, आप पैदा होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, आपको बोला जाता है कि अपने पिताजी के पैर छुओ, अपने से जो बुजुर्ग हैं उनके पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद लो। तो जाने अनजाने में आप अपने पिताजी के पैर छू रहे हैं, आप उनको पानी दे रहे हैं, आप उनसे प्यार कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप अपना सूर्य जो है ग्रह बैलेंस कर रहे हैं। इसी तरह से यदि आप अपनी माँ का सेवा कर रहे हैं तो आप अपना चंद्रमा बैलेंस कर रहे हैं। तो ये जो रेमेडीज हैं ये बचपन से हम करते हुए आ रहे हैं, जाने अनजाने में करते आ रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। बिल्कुल, यही वजह है कि काफ़ी सारे लोग को, अगर हम क्योंकि मैं सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं इस बात को भी यहाँ थोड़ा सा शो करना चाहूँगा कि अक्सर बोला जाता है कि जो सिख कम्युनिटी है वो कुंडली को और वास्तु को नहीं मानती। मैं क्योंकि इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है कि इनकी कितनी अहमियत है, बट क्योंकि मैं सिख कम्युनिटी से भी बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है कि हाँ ये बात भी सही है अपने आप में कि हमें उन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं होता। उसका एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी कुंडली के जो 12 भाव हैं उनमें से ज्यादातर भाव में गुरु ग्रह कारक तत्व है। आपके 12 भाव में से करीबन 6 भाव ऐसे हैं जहां पर गुरु जो है आपको सब कुछ देता है। वही आपको पैसा भी देता है, वही आपको सेहत भी देता है, वही आपको ग्रोथ भी देता है। तो जब हम गुरुद्वारे जाते हैं, जब हम किसी एक गुरु को मानते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने गुरु ग्रह को बैलेंस कर रहे हैं, और वही गुरु ग्रह जो है हमारी कुंडली के उन 6 भावों को बैलेंस कर रहा है। तो ये चीज इस तरह से कार्य करती है। मुझे लगता है कि जब तक हमें किसी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करते हैं ना,
तब तक हमें वो लग रहा होता है कि ये तो एब्सर्ड है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि जब हमें कुछ रेमेडीज बताई जाती है एस्ट्रोलॉजी वाइज या वास्तु वाइज, तो हमें लगता है कि ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होता है, क्योंकि हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। सिमिलरली जब हम मैथ्स, जो जिसे मैथ्स समझ में नहीं आती, ऑब्वियसली उनको मैथ्स थोड़ा अजीब वियर्ड लगेगा कि ये तो भाई, उससे वो दूर भागेंगे। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, उसको और समझना, जानना। देखिए हमने बात कहाँ से स्टार्ट की थी, बात हमने की थी कि शहरों के जो से भूगोल होते हैं उसका वास्तु पे क्या असर पड़ता है, और हम एक एस्ट्रो वास्तु में चले गए। फिर से टॉपिक पे वापस आते हैं। हम बात करेंगे कि दिल्ली, जहाँ पे हम ये शूट कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली में ही है, सेंटर ऑफ पावर है। तो इसका ज्योग्राफी जो है, इसका जो भूगोल है, क्या ये वजह है कि ये सेंटर ऑफ पावर बना, और इसके जो वास्तु पे जो इम्पैक्ट पड़ा, जिस वजह से हम देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन है, हर तरह के, हर कल्चर के लोग यहाँ पे मिलते हैं, लोग पढ़ने के लिए भी आते हैं, लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी मिलते हैं, यहाँ पे बिजनेस एक्यूमेन बहुत ज़्यादा है। तो ये लाइक बहुत ही, आप कह सकते हो, कंप्लीट शहर मेरे को लगता है दिल्ली। आप बताइए। दिल्ली जो है, इसको भारत का दिल कहा जाता है। शुरू से ही बड़े बड़े साम्राज्यों की जो है कैपिटल जो है वो दिल्ली को ही माना जाता था, या वो चाहते थे कि दिल्ली में अपना कैपिटल जो है वो बसाएं। अब क्योंकि ये दिल्ली जो है हमारे भारत का दिल है, ये एक तरह से हमारे पूरे देश के लिए जो है एक वास्तु के कोर का काम करता है, जिसको हम ब्रह्मस्थान कहते हैं। तो दिल्ली जो है वो एक ब्रह्मस्थान का कार्य कर रहा है। यहाँ पर चारों दिशाओं से कोई भी आ जाए, किसी भी लेवल का व्यक्ति आ जाए, उसको दिल्ली में काम मिल जाता है। ये तो मैंने देखा है। तो जैसे हमारे दिल के अंदर चारों तरफ से रक्त प्रवाह हो रहा है, सारी धमनियां यहाँ आकर के मिल रही हैं, तो हमारे शरीर का जो है, जो हार्ट है, वही एक तरह से दिल्ली कार्य कर रहा है। पूरे भारत का हर तरफ से वहां पर लोग आ रहे हैं, हर तरफ से वहां काम कर रहे हैं, सभी के पास अपॉर्चुनिटीज है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये नॉर्थ रीजन को टच करता है, जिसे नॉर्थ भी बोला जाता है, नॉर्थ रीजन में आता है ये, तो नॉर्थ जो है वो आपको ग्रोथ देती है, आपको अपॉर्चुनिटीज देती है। तो यहाँ पर आने वाले लोगों को बाय डिफॉल्ट अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती है। ओके, कितना खूबसूरत एग्जाम्पल दिया कि हार्ट है और सारी जो धमनियाँ यहाँ की मिल रही होती है, और यहाँ से फिर चीज़ें जो है सप्लाई भी कर रही होती है। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल था। आपने बात किया कि मुगल साम्राज्य या और भी साम्राज्य हैं, उन्होंने दिल्ली को कंट्रोल करना चाहा, क्योंकि वहाँ से पूरे देश को वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, तो जहाँ से मैं आता हूँ, बिहार से आता हूँ, पाटलिपुत्र एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था उस समय, और वहाँ की लैंड बहुत ही फर्टाइल थी, और पानी तो अभी बेशुमार उधर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही प्लंडर्ड किया गया। ऐसा प्लंडर्ड हुआ है कि अभी आज़ादी के इतने साल बाद भी अब हम ये नहीं कह सकते कि उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। इसी वजह से शायद यही वजह होता है कि हम अलग अलग शहरों में जो है मूव करते हैं। तो उसके बारे में बताइए कि बिहार का जो अभी जो इकोनॉमी है, क्यों इतना ज़्यादा वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया? देखिए, बिहार की जो इकोनॉमी है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है अपने आप में। लेकिन बिहार में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनका माइंड डेवलपमेंट है, अगर वो पढ़ाई में अच्छे हैं, अगर वो पढ़ते हैं, तो आज की डेट में जितने IAS IPS अगर आप देखें, तो काफी हद तक आपको आपकी स्टेट से मिल जाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ के लोगों के माइंड में कमी है या उनके पढ़ने की चाह में कमी है। सिर्फ बात यह है कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस नहीं है, उसकी वजह ये है, उसकी जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वो अपना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देती है। एक तो रीज़न ये है कि वो उस एरिया में जो है जल तत्व जो है बहुत ज़्यादा है, वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर लोगों के पास आ रही है, बट वो उसको अवेल नहीं कर पा रहे। जल तत्व ज़्यादा होने से वहाँ पर जो है फ्लड की सिचुएशंस भी बनी रहती हैं, फसलें खराब हो जाती हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ, हर चीज़ को हम वास्तु से नहीं तोल सकते। वास्तु जहाँ एक तरफ कार्य कर रहा है, जहाँ वाटर एलिमेंट तो ज़्यादा है, बट साथ ही साथ उसकी और सिचुएशंस भी हैं। वहाँ पर जो है पॉलिटिकल ओरिएंटेड जो है पीपल या पॉलिटिकल ओरिएंटेड जो है गवर्नमेंट नहीं है। जैसे दिल्ली में जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बट अगर हम बिहार की बात करें, उस एरिया की बात करें, तो पॉलिटिकल ओरिएंटेड वो एरिया नहीं है। ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिटिक्स जिसे हम कह सकते हैं वो नहीं है। तो ये भी चीज़ें जो है अपने आप इम्पैक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ वहाँ
क्योंकि वाटर लिमिट बहुत ज़्यादा है, लोग इमोशनली ओवर सेंसिटिव हैं। उनके माइंड में जो एक चीज़ बैठ गई है कि उनको जो है बाहर जाकर के स्टडीज़ करनी है, वो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की बजाय या उनको एब्जॉर्ब करने की बजाय वो बाहर दूसरे शहरों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। उनके मन में सिर्फ यही आता है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स करें। दूसरा साथ ही साथ वहाँ पर जो है बिजनेस अवेलेबिलिटीज़ नहीं है, या फिर बड़े बिजनेसमैन या बिजनेस टाइकून जो है उन्होंने भी एंटर नहीं किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है ग्रोथ नहीं है। वहाँ पे जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट जॉब की बहुत वैल्यू है। नो मैटर कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो वहाँ पे, पर एक जो गवर्नमेंट जॉब है छोटी पोस्ट पे भी हो तो बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो वो माइंडसेट भी हमारे लाइक बिहार में ऐसा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो बिहार है वो ईस्ट रीजन में पड़ता है। ईस्ट जो है एक अथॉरिटेटिव एरिया माना जाता है, जहाँ से आपको अथॉरिटीज मिलती हैं, जो सरकार को बिलोंग करता है, जो सूर्य को बिलोंग करता है। तो यही वजह है कि वहाँ के नॉर्मल पीपल में या वहाँ के स्टूडेंट्स में सरकारी जॉब्स के लिए या सरकारी कामों के लिए या सरकारी ठेकों के लिए बहुत ज़्यादा उनका जो है माइंड डाइवर्ट रहता है। यही वजह जो ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे है ना, यूपीएससी एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ से बिल्कुल ये ईस्ट की दिशा की वजह से उन्हें मिल रहा है, जो कि आपने बहुत अच्छा भी है। ओके चलते हैं, थोड़ा हम बात करते हैं आईटी हब की। बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, है ना, ये आईटी हब है। लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो इसमें इसका जोग्राफिक वास्तु पे कितना इम्पैक्ट है? बिल्कुल, जो बैंगलोर रीजन है या जो और साउदर्न रीजन है उसके ऊपर वास्तु का बहुत इम्पैक्ट आता है। साउथ की अगर हम बात करें तो ये डेक्कन प्लेटू के ऊपर पड़ता है, जो कि थोड़ा सा उठा हुआ है। साउथ पर्टिकुलर बैंगलोर, या अगर हम थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ जाते हैं पुणे की तरफ, तो वो भी थोड़ा सा उठा हुआ है। तो ये जो सारे स्टेट्स हैं अपने आप में एज ए आईटी हब बहुत ग्रो कर रहे हैं, एज ए फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के लिए बहुत ग्रो कर रहे हैं, साथ ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में भी बहुत ग्रो कर रहे हैं। अब इसके हम वास्तु इम्पैक्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी जो प्राणिक एनर्जी है, जो वास्तु की जो एनर्जीज हैं, वो चलती हैं नॉर्थ से और ईस्ट से और टुवर्ड्स साउथ वेस्ट जाती हैं या टुवर्ड्स साउथ जाती हैं। तो यही वजह है कि जब वो दोनों एनर्जीज वहां से चल करके साउदर्न रीजन पे आकर के, साउदर्न वेस्टर्न रीजन पे आकर के मिलती हैं, तो वहां पर उठाव होने के कारण, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया होने के कारण वो वहां पर आकर उस एनर्जीज को होल्ड कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो पूरा साउदर्न रीजन, साउदर्न वेस्टर्न रीजन जो है आईटी इंडस्ट्री के लिए या और बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत डेवलप कर रहा है। ओके, और या ये भी हो सकता है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन वगैरह, अवेलेबिलिटी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे ज़्यादा होगी, इस वजह से वहाँ पे इन्फोसिस या आप कह सकते हो एक रेवोल्यूशन वहाँ पे आया पहले। बिल्कुल, तभी से सिलिकॉन वैली का नाम दिया गया है बैंगलोर को पर्टिकुलर। ओके अभी तक जितने भी हम शहर की बात किए, या तो अपने एजुकेशनल हब के लिए, आईटी हब के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए फेमस है, इनके बारे में बात की। अब हम कुछ ऐसे शहर के बारे में बात करें जो क्रिएटिविटी के लिए, अपने वेल प्लान स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। जैसे कोलकाता है, अगर बीट द आर्टिस्ट, स्कल्पचर या एक्टर, बहुत सारे, या पोएट है ना, बहुत सारे लोग जो है कोलकाता से निकल के आते हैं। तो ये ज्योग्राफी उसकी ऐसी है जो वास्तु को इस तरह से इम्पैक्ट कर रही है कि लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है वहाँ के। हाँ बिल्कुल, उसकी ज्योग्राफी भी वो जो है बहुत इम्पैक्ट कर रही है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कल्चरल हैं। एक तो वो ईस्ट से बिलोंग करता है, कोलकाता ईस्ट रीजन के अंदर पड़ता है, तो वहाँ से भी जो है आपको ईस्ट रीजन जो है सोशलाइज करता है, आपकी तरफ सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाता है। और साथ ही साथ वहाँ पर हुबली नदी का होना भी आपके अंदर भावनाएं देता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक आर्टिस्टिक नेचर क्रिएट होती है, आपके अंदर एक मेंटल पीस आता है, आपके अंदर लिखने की, आपके अंदर मूवीज बनाने की कलाएं जो है डेवलप होती हैं। इमोशंस जो है वो, आपके इमोशन जो है वो निकल करके आते हैं। तो ये तो अगर रिवर्स तो सर ऑलमोस्ट सारे शहर में होगा ना, तो वहाँ पे भी लोग इतने क्रिएटिव होने चाहिए। पर कोलकाता में लाइक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। अगर हम पेंटिंग्स की बात करें, स्कल्पचर्स की बात करें, एक्टर है ना, बहुत सारे डायरेक्टर्स वगैरह सब वहाँ से निकल के आते हैं।
बिल्कुल, कोलकाता जो है शुरू से एक बहुत खास बात है वहाँ पर। जब बच्चा पैदा होता है, जब वो थोड़ा सा छोटा ही होता है, तो उसे एक कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर डाला जाता है। चाहे वो उसको आर्ट के अंदर डाला जाए, चाहे उसको सिंगिंग के अंदर डाला जाए, चाहे उसको म्यूजिक के अंदर डाला जाए, तो बचपन से ही उसके अंदर एक बीज डाला जाता है कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर होनी चाहिए। यही वजह है कि जब वो बीज धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो एक बड़े बड़े वृक्ष का नाम ले लेता है। जैसे वो वृक्ष बनता है, वो या तो पोएट बनेगा या वो सिंगर बनेगा। अगर वो इस फील्ड में नहीं भी जा रहा तो भी आपको वहाँ के हर बच्चे के अंदर, ज्यादातर सभी के अंदर, कोई ना कोई आर्टिस्टिक फीलिंग जरूर मिलेगी उसके अंदर। तो अगर आप अपने बच्चे को एकेडमिक के अलावा कुछ क्रिएटिव फील्ड, जैसे कोई भी आप डांस में, म्यूजिक में, किसी में भी आप डालते हो, तो उसकी पर्सनालिटी को और निखारता है। बिल्कुल सही जी। तो मूविंग ऑन कि कुछ प्लान सिटी के बारे में बात कर रहे थे। जैसे चंडीगढ़ है, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, बहुत ही क्लीन है। तो यहाँ क्या ये जो ज्योग्राफी के कारण इसका ऐसा? चंडीगढ़ की जो ज्योग्राफी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि बिल्कुल वेल प्लान्ड सिटी है। वहाँ की गलियां जो हैं बिल्कुल प्लान्ड है, वहाँ के घर बिल्कुल प्लान्ड है। वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करने की अलाउंस नहीं है। आप वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। वहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है गवर्नमेंट का। अब क्योंकि वो प्लान्ड सिटी है तो वहाँ के जो घर बने हुए हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि उनके चारों दिशाएं खुली हैं। कोई भी दो घर जो है आपस में नहीं जुड़े हुए। ज्यादातर एरिया में कोई भी दो घर आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। तो दैट मीन्स जब घर के अंदर एनर्जी चारों तरफ से फ्लो कर रही है तो वो आपके एक इंडिविजुअल घर को भी डेवलप कर रही है, वास्तु एनर्जीज। साथ ही साथ प्लान्ड होने के कारण वो उस शहर को भी ग्रो कर रही है। यही वजह है कि चंडीगढ़ शहर जो है बहुत ही क्लीन है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, वहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी है, क्योंकि चारों तरफ से जो एनर्जीज हैं उनका फ्लो अच्छा बना रहता है। आपने बात की कि गवर्नमेंट का परमिशन उनको लेना पड़ेगा। तो अगर वेल प्लान्ड की हम बात करें तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन था कि इस सिटी को इस तरीके से रखना है। ऑल्दो आप जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हो, तो मल्टी स्टोरी बनाने के लिए मतलब परमिशन है कि आप बना सकते हो, या फिर क्योंकि ये वेल प्लान्ड है और इस तरीके से ही इस सिटी में बिल्डिंग बननी चाहिए, ये ऐसे गवर्नमेंट का लाइक वहाँ पे ऐसा कुछ निर्देश है, डायरेक्शन है वैसा? नहीं, ये क्योंकि वेल प्लान्ड है, गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि आप अपनी बिल्डिंग्स को प्रॉपर एक मैप के अकॉर्डिंग या प्रॉपर अलाउंस के अकॉर्डिंग ही बना सकते हो। आपको इतनी अथॉरिटीज नहीं है जैसे यहाँ दिल्ली या आम आसपास के शहरों में आपने 4 मंजिला बिल्डिंग बनानी थी, ऊपर एक छोटा सा मंजिल और बना दिया, 4.5 फ्लोर का बिल्डिंग बना दिया। लेकिन चंडीगढ़ में ऐसी चीजें अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। तो यही रीजन है कि उसकी जो प्लानिंग है और गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो सब एक साथ मिलकर के काम कर रही है। तो सबसे बड़ी बात, चंडीगढ़ शहर जो बिल्कुल नेचर के बीच में पड़ता है, तो नेचर की जो सपोर्ट है वो शहर को और खूबसूरत बना रही है। चलिए, आपके इनसाइट से जो है आज हमने जाना कि जो शहर हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे क्यों ये क्यों एजुकेशनल हब है, या यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन क्यों निकलते हैं। आई होप उसका आपको जवाब मिला होगा कि उस शहर का जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, उसके वास्तु, अगर हम वास्तु की बात कर रहे हैं बार बार, तो हम पंच तत्वों को ना भूलें। पंच तत्व जैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इनका बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर किसी का भी डोमिनेंस ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो है चीज़ें मूव होगी, किसी एक डायरेक्शन में वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा होगा। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। चलिए, अब जानते हैं वास्तु से जुड़े कुछ सवाल लोगों के मन में होते हैं, है ना, जो पर्सनल वास्तु के बारे में जानते हैं। जैसे कि बहुत लोग अपने इतनी मेहनत से पैसे बचा करके लोग ऑफिस लेते हैं, घर लेते हैं, ऑफिस घर तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ वास्तु दोष है। तो ऐसी क्या चीज़ें हमें पहले देखनी चाहिए घर लेने से पहले या ऑफिस लेने से पहले, कि बाद में कुछ ऐसा इश्यूज ना हो कि उसे बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट ना करे? तो क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए? देखिए, किसी भी घर को या किसी भी फ्लैट को या किसी भी जगह को लेने से पहले 2-3 चीजें सबसे ज्यादा मुख्य है। यदि आप कोई रेडीमेड घर ले रहे हैं जो पहले से बना हुआ है, कोई फ्लैट हो गया,
सबसे मुख्य चीज ये देखने वाली है कि आपके घर का जो टॉयलेट है वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ना हो। जैसे हमने पहले बात की थी कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा आपको माइंड ऑफ क्लैरिटी देती है, तो टॉयलेट का वहां पर होना या अग्नि तत्व का यानी कि किचन का वहां पर होना, वो उन दोनों चीजों को खराब करेगा। आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, या तो वो डिटॉक्स हो जाएगी टॉयलेट के रूप में या वो जल जाएगी अग्नि के रूप में। तो पहली चीज सबसे जरूरी है वो ये देखना कि आपका जो ईशान कोण है वो बिल्कुल क्लियर हो, साफ सुथरा हो, वहां पर टॉयलेट ना हो, वहां पे किचन ना हो। किचन का आपके पास ट्रीटमेंट मिल जाता है कि आप उसको कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन टॉयलेट का वहां पर होना अपने आप में बहुत बड़ा दोष माना जाता है, और वास्तु की दृष्टि से वहां की टॉयलेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो एक ही इलाज है उसका कि आपको वो टॉयलेट जो है वो बंद करनी पड़ेगी। तो अगर हम टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट में आप कह रहे हो कि ये जो सीट होती है उससे रिमूव करके मतलब नहाने के लिए यूज कर सकते हैं उसको? हाँ, आप उसको नहाने के लिए यूज कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट की दिशा जल तत्व से बिलोंग करती है, तो नहाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। बट उसके जो छोटे छोटे ड्रेनेज पाइप्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एनर्जी जो है वहां से ड्रेन हो सकती है। तो इसीलिए टॉयलेट को आप वहां से रिमूव करके आप वहां पे अपना नहाने का एरिया, बाथिंग एरिया जो है आप यूज कर सकते हैं उसको। ओके, हमने देख लिया, चलिए किचन देख लिया हमने, टॉयलेट देख लिया कि कैसा बना हुआ है। अगर कोई पर्टिकुलर कलर हो किसी डायरेक्शन में, क्या उसका कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? कलर्स का बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें कलर्स की, तो सबसे न्यूट्रल कलर जो है वो व्हाइट या ऑफ वाइट को माना जाता है। यदि आपके घर में पूरा ऑफ वाइट कलर आपने यूज किया हुआ है तो वो सबसे बेहतर माना जाता है। उसके अलावा यदि आप जनरली आपने देखा होगा कि कई घरों में किसी ने लाल दीवार कर दी, किसी ने पीली दीवार कर दी, किसी ने हरी दीवार कर दी, तो वो डेफिनेटली इश्यूज क्रिएट करते हैं। बट डिपेंडिंग ऑन उस दिशा का बल कितना है, आपके घर का जब मैप बनता है, मैप के अकॉर्डिंग जो उस दिशा की स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पर अगर आपने कोई गलत कलर यूज कर लिया तो वो स्ट्रेंथ को कम कर देगा। अगर स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम है, उसका दिशा बल ऑलरेडी कम है और आपने नेगेटिव कलर यूज कर लिया तो वहां उस एरिया का दिशा बल और कमजोर कर देगा। साथ ही साथ उस दिशा से जो आपके पास वास्तु प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या आपके पास जो दिशा आपको देने के लिए तैयार बैठी है, आपको उन सभी चीजों की कमी महसूस होनी शुरू होगी। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आपने वास्तु के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आपने घर बिल्कुल सब कुछ सही बना लिया। आपने किचन भी बहुत सही जगह पे बनाया है जहाँ पे उनको होना चाहिए, टॉयलेट भी बना लिया, पर कलर का भी उतना ही अहम रोल है। अगर ने अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली सही बना लिया लेकिन कलर्स अगर गलत कर दिए तो उसका भी वास्तु दोष हो सकता है। तो आपको कलर्स का भी इक्वली ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो सर बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अगर कोई वास्तु दोष है किसी डायरेक्शन, मतलब एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे कि अगर किचन में वास्तु दोष है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो किचन के लिए सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं कि साउथ ईस्ट की दिशा में आपकी किचन हो, जो कि अग्नि तत्व की दिशा है। अब गलती से यदि आपकी किचन नॉर्थ रीजन में पड़ रही है, अब नॉर्थ रीजन जो है वो जल तत्व की दिशा है जिसको ब्लू कलर से डिनोट किया जाता है, तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप अपनी किचन की जो बर्नर है, बर्नर के नीचे आप टेपिंग कर दें या आप उसको उस दिशा के यानी नॉर्थ दिशा के लिए जो है आपके लिए एल्यूमिनियम जो है एक स्ट्रिप्स आती हैं, आप उस स्ट्रिप को अपने चूल्हे के चारों तरफ लगा सकते हैं, या आप टेम्परेरी के लिए आपकी जो स्लैब है, स्लैब के ऊपर उस कलर की टेप लगा सकते हैं, ब्लू कलर की। तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, आपका जो अग्नि तत्व जो डिसबैलेंस कर रहा है नॉर्थ दिशा को, वो उसे बैलेंस कर देगा। कई बार होता है कि घर में जो दवाइयाँ होती है हम लोग जाने अनजाने में हम किचन के कबर्ड में ही रख देते हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, दवाइयों के लिए सबसे अच्छी दिशा जो है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानी जाती है। मोर ज़्यादातर नॉर्थ के रीजन में और ईस्ट कम में, जिसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोले जाते हैं, वो जो दिशा है आपके लिए हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा है। आप यदि अपनी दवाइयाँ वहाँ रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी दवाइयों की जो यूटिलाइजेशन है वो धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाता है। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो धन्वंतरी जी की दिशा मानी जाती है।
जो कि आपको इम्यूनिटी देती है, जो आपकी हेल्थ देती है। ओके, तो जैसे अगर हमने वहाँ पे रख दिया, किचन में रख दिया है, तो उससे क्या हमारे हेल्थ पे जो है बुरा प्रभाव पड़ता है? हाँ बिल्कुल, यदि आप अपनी दवाइयों को और जगह पे फैला करके रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जनरली मैंने देखा है कि लोग अपने घर की जो बेड साइड है, बेड साइड के ऊपर मेडिसिन रख देते हैं, तो उठते ही सबसे पहले उनको दवाई नजर आती है। तो जैसा कहा जाता है कि जैसा आपका सराउंडिंग्स होगी, आपका शरीर और आपका जो एरिया है वैसा बनता चला जाता है। तो यदि आप दवाइयों के बीच में रहते हैं तो आपकी यूटिलाइजेशन उसकी जो है बढ़ती चली जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी दवाइयों को प्रॉपर ड्रॉस के अंदर रखें, उन्हें बाहर ओपन में ना छोड़ें, और प्रेफर करें कि आप उसको नॉर्थ ईस्ट की दिशा के अंदर रख रहे हैं। बात करते हैं हेल्थ की। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे अपने हेल्थ इश्यूज को, है ना, ठीक करने के लिए कि क्या वास्तु दोष है जिस वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो एक अच्छे हेल्थ के लिए, है ना, सोना बहुत ज़रूरी है। दिन का शुरुआत अच्छे से हो और काम भी अच्छे से कर सके। तो किस डायरेक्शन में हमारा बेडरूम होना चाहिए और किस डायरेक्शन में हमें सोना चाहिए? देखिए, बेडरूम के लिए भी ना बड़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके घर का जो मुखिया है वो किस दिशा में सोए जिससे उसका होल्ड घर के ऊपर बना रहे। या अगर हम हेल्थ की बात करें तो आपका बेडरूम इस दिशा में ना हो जहां अग्नि तत्व हो। यदि वहां पर अग्नि तत्व होता है तो आपके माइंड के अंदर हमेशा सपने चलते रहेंगे, आपके अंदर एक एग्रेशन बढ़ता रहेगा। तो अग्नि तत्व दिशाओं में हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं कि वहां पे बेडरूम्स ना हो। बाकी आप किसी भी दिशा में बेडरूम बना सकते हैं, वो सभी आपको सपोर्ट करती हैं। ओके, एंड अब कहते हैं कि अगर गलत दिशा में अगर हमने बेडरूम बनाया हो तो वहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर हम बात करें इनफिडेलिटी की, कि रिश्तों में जो है कह सकते हो कि सच्चाई या ईमानदारी ना बरतना और अफेयर्स स्टार्ट होते हैं, तो ऐसा भी कुछ होता है वास्तु दोष के कारण? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। इनफर्टिलिटी इश्यूज हो गए या रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, वो सभी वास्तु से जो है इम्पैक्ट करते हैं। जैसे सूर्य की जो दिशा है, ईस्ट की दिशा, वहाँ सूर्य जो है आपकी आत्मा है। सूर्य कहता है कि आप अपनी आत्मा से काम करें। तो अगर आप ईस्ट में अपना बेडरूम बनाते हैं तो वहां पर सोने वाले कपल्स के अंदर जो है एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा। ओके, वो उसको सपोर्ट करेगा। वहीं यदि आपने अपनी दिशा, अपना बेडरूम जो है साउथ ईस्ट में बना दिया या अग्नितत्व दिशा में बना दिया, तो वो आपके रिलेशंस को खराब करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को भी खराब करेगा, आपके रिलेशंस को भी खराब करेगा। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में बनाइए आप? नहीं, बेडरूम आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं। हम लोग फायर जो एरिया है उसके अंदर हम उसको अवॉइड करते हैं। ओके, सिर्फ ये है कि आप कोशिश करें कि आप नॉर्थ की तरफ हेड करके ना सोएं। क्योंकि वो चीज भी अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देती है आपको, आपका, क्योंकि नॉर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वहां ज्यादा रहती है, मैग्नेटिक दिशा है, तो वो आपके अंदर के जल तत्व को जो है, क्योंकि हमारा शरीर 72% पानी से बना हुआ है, तो वो जल तत्व को ऊपर की तरफ खींचती है। तो यदि आप अपना जो बेड का रेस्ट है, जो हेड रेस्ट है, वो नॉर्थ में रखते हैं तो आपके माइंड में जो है भारीपन ज्यादा रहेगा। तो वो चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। घर में जैसे बच्चे होते हैं, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए कोई खास डायरेक्शन होता है कि आप इस डायरेक्शन में आप अपने स्टडी टेबल को रखो या इस डायरेक्शन में करके आप पढ़ाई करो, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल। वेस्ट की दिशा जो है मैनिफेस्टेशन की दिशा मानी जाती है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी दिशा है, वहां पर आप बैठकर के अपनी एजुकेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए ईस्ट की दिशा एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी दिशा है। आपके लिए नॉर्थ की दिशा जो है वो भी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो एजुकेशन के लिए कोई मेजर प्रॉब्लमेटिक एरियाज नहीं है जो आपके बच्चे की पढ़ाई को ज़्यादा तंग करेंगे। बट आपके घर के अंदर जो सामान पड़ा है वो भी बच्चे की स्टडीज के अंदर इम्पैक्ट देता है। जैसे मान लीजिए यदि आपके वेस्ट में टीवी पड़ा होगा, जिस टीवी के अंदर आपने बहुत सारे एंटरटेनमेंट एप्स डाल रखी हैं या पूरा दिन टीवी चलता रहता है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का जो मन है वो उस चीज को मैनिफेस्ट कर लेगा। उसका पढ़ाई मन में ना लग करके एंटरटेनमेंट में ज्यादा रहेगा। तो टीवी का वहां पर ना होना बच्चे की पढ़ाई को ज्यादा ग्रो करेगा।
या बच्चे के टॉयज भी अगर उस एरिया में पड़े होंगे तो उसका जो दिमाग है वो टॉयज की तरफ ज्यादा जाएगा पढ़ाई की बजाय। बात करें कि कभी कभी क्या होता है कि अचानक से जो है एक है ना ऑल ऑफ अ सडन एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, या कह सकते हो कि अनवांटेड जो है ना खर्च निकल आते हैं, तो ये वास्तु दोष के कारण होता है। ये वास्तु दोष के कारण भी होता है, ये आपके कर्म के कारण भी होता है, दोनों चीजें आपस में इम्पैक्ट करती हैं। वास्तु दोष के हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि साउथ ईस्ट या साउथ की दिशा उसको लिक्विडिटी की दिशा मानी जाती है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ से आएंगी, आप पैसा साउथ की तरफ से कमाएंगे, लेकिन उसको संभालना, उसको मेंटेन करना, वो आपको वेस्ट दिशा देती है कि आप अपने पैसे को कैसे सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस पैसे को कैसे संभाल पा रहे हैं। तो वो वेस्ट की दिशा में यदि आप अपना धन रखते हैं, यदि आप अपनी तिजोरी उस तरफ रखते हैं, तो वो आपके पैसे को दुगना करती है, उसको मैनिफेस्ट करती है, आपके मनी ग्रोथ को। एंड कभी कभी क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स के बीच में जो है अनवांटेड फाइट्स वगैरह होती है, तो ये वास्तु इम्बैलेंस के कारण भी होता है। बिल्कुल, ये वास्तु इम्बैलेंस के कारण ही होता है। ज्यादातर चीजें मतलब वास्तु जो है हमारे पूरे परिवार को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करती है। तो अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उस रिलेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो वो दिशा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या तो वो दिशा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या वहां पड़ा सामान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। वो यदि आप अपना मैप बनवाते हैं पूरे घर का, मैपिंग के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, सारी दिशाओं का बल चेक करते हैं, वहां पड़े सामान का अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, कोई भी एंटी सामान जो है या कोई भी एंटी कलर जैसे मैंने आपको बताया था, वो वास्तु दोष का कारण बन सकता है। होम डेकोर की बात करें, जैसे हम फाउंटेन ले आते हैं या लाफिंग बुद्धा ले आते हैं, या कोई प्लांट्स हमें अच्छा लगता है नेचर के क्लोज रहना, तो घर में ला करके कहीं किसी भी डायरेक्शन में रख देते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि कहाँ पे रखना है, नहीं रखना है। तो ये वास्तु को कैसे इम्पैक्ट करता है? वास्तु के हिसाब से यदि आप अपने घर में ग्रीन प्लांट्स लगाते हैं, तो आप उसको नॉर्दर्न रीजन में जहाँ पर जल तत्व है, या आप उसको ईस्टर्न रीजन में जहाँ पर वायु तत्व है, आप उस दिशा में अगर प्लांट्स लगाते हैं तो वो आपके घर के वास्तु को एलिवेट करेगा। उसकी बजाय यदि आप उनको दूसरी दिशा में लगाते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये सारे प्लांट्स का अलग अलग डायरेक्शन होता है, या सब प्लांट्स को हम लोग इस सेम डायरेक्शन में रख सकते हैं? नहीं, प्लांट्स को जनरली जो है हम लोग वायु तत्व मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक वायु का प्रवाह रहता है, उसके अंदर हम उसको वायु तत्व मानते हैं। तो प्रेफर्ड ये रहता है कि आप उसको वायु की जोन के अंदर रखें, या आप उसके पेरेंट यानी कि नॉर्थ की जो जोन है, जो जल तत्व की जोन है, आप उस दिशा में रखें। यदि आप उसको अग्नि तत्व में रख देते हैं, यानी कि आप जो आपकी जो साउथ ईस्टर्न जोन है या जो अग्नि तत्व की जोन है, आप उसको कमजोर कर रहे हैं, यानी कि आपकी लिक्विडिटी के ऊपर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसे हमें घर में नहीं रखना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग? हाँ, जनरली अगर देखा जाए तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर कांटे हों वो हमें अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। जिनके अंदर कोई खट्टे फल फूल लगते हों वो हमें अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। जैसे नींबू का पौधा हो गया, आपका इमली का पौधा हो गया, इस तरह के प्लांट घर में अवॉइड किए जाते हैं। इंडोर की बात कर रहे हैं? इंडोर के लिए तो हम ऐसे प्लांट लगाते हैं जो आपको ऑक्सीजन दे। जैसे स्नेक प्लांट आजकल बहुत कॉमन है, या बैम्बू की स्टिक्स आती हैं, बैम्बू ट्रीज जो है वो घर में लोग लगाते हैं, वो बहुत कॉमन है। तो वो आपको एनर्जी एलिवेट करते हैं आपके घर के अंदर वास्तु की। जहाँ एक तरफ हम एंशिएंट इंडियन वास्तु है, तो दूसरी तरफ एक चाइनीज़ वास्तु जिसको फेंग शुई आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो पहला सवाल तो यही है, क्या ये इंडिया से इंस्पायर्ड वास्तु है? क्योंकि एक तरफ हम लोग डायरेक्शंस के पंचतत्व के बारे में बात करते हैं, दूसरी तरफ जो फेंग शुई है वहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट करते हैं वास्तु को इन्हांस करने के लिए। देखिए, असल में फेंग शुई और वास्तु दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ हैं।
सिर्फ ये है कि हमारे लिए एंशियंट वास्तु जो कि हमारे विश्वकर्मा प्रकाश से उठ करके आया, जो हमारे ग्रंथों से उठ करके आया, वही कहीं ना कहीं घूम करके वो चाइनीज कल्चर में पहुंचा और धीरे धीरे उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हुए। वहां पर उन्होंने जो है प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू कर दिए, जैसे खरगोश लगाने शुरू कर दिए, या लाफिंग बुद्धा लगाना शुरू कर दिया, या जो चाइनीज कॉइन्स होते हैं कॉपर के वो लगाने शुरू कर दिए। इम्पैक्ट उनका और इनका दिशाओं के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सेम पड़ता है। हम कंपेयर अगर करें तो जैसे हम कहते हैं कि आपके नॉर्थ जोन को या आपकी वायु दिशा को हम लोग बोलते हैं वो वायु तत्व है, वहीं दूसरी तरफ अगर फेंग शुई में बात करते हैं तो वो उस एरिया को वुड एलिमेंट के हिसाब से प्रेफर करते हैं कि वो वुड एलिमेंट है। अल्टीमेटली अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स क्या है, वो एक तरह से उसके अंदर वुड ही है, तो चीज वो सेम ही है। और अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो वास्तु जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग काम करता है, उसी तरह से वो फेंग शुई में जो प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करते हैं। आप अगर एक ईगल आई लगा देते हैं तो ईगल का मेन काम क्या है, ईगल को अगर हम देखें तो उसकी दृष्टि बहुत तेज होती है, तो वो एक ईगल अपने घर में लगाने से प्रॉपर दिशा के अंदर, यानी कि ईस्ट की दिशा में यदि आप उसको लगाते हैं तो वो आपके अंदर एक तीव्र इच्छा शक्ति देती है कि आप अपनी चीज को, अपने टारगेट को देख रहे हैं। वही काम हम लोग वास्तु से भी करते हैं। वास्तु में जब आप कॉपर एलिमेंट लगा देते हैं उस एरिया में तो दैट मींस आप उसको एलिवेट कर रहे हैं, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएट कर रहा है। तो आजकल फेंग शुई के प्रोडक्ट्स, चाहे वो ईगल हो, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो हिरन लगा देते हैं लोग, या हाथी लगाते हैं या कछुआ लगा लेते हैं, तो ये आजकल मिला जुला टेक्सचर चल रहा है, दोनों चीजें मिलकर के काम कर रही हैं। वास्तु में हम लोग मेटल्स यूज करते हैं, पिरामिड्स यूज करते हैं जमीन में डालने के लिए, वो लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कॉपर के कॉइन्स यूज कर लेते हैं, या हमने कॉपर का पिरामिड यूज किया, हमने कॉपर का कॉइन यूज कर लिया, तो चीजें ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक बैकग्राउंड कल्चर का फर्क है कि वो उस कल्चर से उठ के आ रहा है। तो आपको वहाँ के जो गॉड है वो लाफिंग बुद्धा नजर आता है, यहाँ के गॉड में आपको शिव जी नजर आ जाएंगे, गणेश नजर आ जाएंगे। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है। तरीका सब थोड़ा सा डिफरेंट है, पर जो मेन जो इसका फंडामेंटल है कि पंच तत्व को बैलेंस में रखना और जो है उनका उस एनर्जी का फ्लो जो है कंटिन्यूस होता रहना, वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो दोस्तों आज हमने बहुत कुछ समझा, हमने वास्तु को बहुत गहराई से समझा है कि ना सिर्फ हम बिल्डिंग पे या घरों में या ऑफिस में हम इसको अप्लाई करते हैं, बल्कि अगर हम ज्योग्राफी वाइज अगर किसी शहर के, किसी देश को हम अगर वास्तु अप्लाई करके देखें तो हमें समझ में आएगा कि वो शहर या वो देश जो है किसी खास दिशा में कैसे वो तरक्की कर रहा है। बाकी कुछ हमने आम से कॉमन से क्वेश्चंस उठाए लोगों के, जो कि पहले जो हमारे गेस्ट थे जो वास्तु एक्सपर्ट थे, सेम क्वेश्चन हमने पूछा। ये इसका पूछने का मकसद यही था कि हमें ये देखना कि कितना ज़्यादा सिमिलैरिटी है इनके सुझाव में या इनके तरीकों में। एंड आई होप कि आपको ये जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा एनलाइटनिंग रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप घर लेने के लिए जाएंगे या कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए जाएंगे तो आई एम श्योर आप जो है इन बातों का ध्यान रखेंगे और वह प्रॉपर्टी या वह जो घर है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसे पॉडकास्ट को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जैसे ही हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, एंड जहाँ पे सिर्फ बातें नहीं काम की बातें होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि जी, मुझे अपने इंसाइट शेयर करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी दर्शक हैं वो इस विद्या का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। जितने भी चीज़ें हम लोगों ने उनको सजेस्ट की हैं या जितना भी उन्होंने जाना है वो इसको थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने घर को वास्तु प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनाएं, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है उसको करें और अपने ग्रोथ के लिए अग्रसर रहें। और साथ में अगर आप हमारे आचार्य त्रिलोक जी से वास्तु कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल कमर्शियल बल्कि रेसिडेंशियल भी, तो मैं नीचे नंबर जो है फ्लैश कर दूंगा, आप वहां से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ पे। थैंक यू सो मच।